हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का 3rd चैप्टर गर्भ शारीर पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये गर्भ शारीर का लेक्चर 1 है, जिसमें हम गर्भ व्याख्या, शुक्र और आर्तों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्भ शारीर का जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो ये है। तो गर्भ व्याख्या और कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तो, ये 2 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गर्भावकांति शारीर, ठीक है। तो गर्भ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? गर्भ और अवक्रांति, ठीक है। गर्भ जो है वो एक गर्भ से और अवक्रांति, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो गर्भ का परिभाषा क्या है? गर्भ का वास्तविक अर्थ है क्या? शुक्र शोणित संयोग, मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम और एम्ब्रियो। क्लियर? तो गर्भ का जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है? शुक्र शोणित का संयोग, यानी कि शुक्र हो गया स्पर्म और शोणित क्या हो गया? और आपका ओवम हो गया, ठीक है। शुक्र क्या हो जाएगा? मेल स्पर्म हो जाएगा। शोणित क्या हो जाएगा? फीमेल का ओवम हो जाएगा, ठीक। इन दोनों का क्या संयोग क्या कहलाएगा? गर्भ कहलाएगा। क्लियर? ये देखिए लिखा ना, फर्टिलाइज्ड ओवम और एम्ब्रियो। क्लियर? आगे देखते हैं। अवक्रांति का अर्थ क्या है? परिवृद्धि। अवक्रांति का अर्थ क्या होता है? परिवृद्धि। इस प्रकार गर्भावक्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्भ की परिवृद्धि। गर्भावक्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्भ की परिवृद्धि। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, मीन्स कि फीटस का जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ द फीटस का प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? गर्भावक्रांति कहेंगे, ठीक है। आगे क्या है? गर्भ की परिभाषा देखते हैं। ये मैंने आपको रचना शारीर के 1st चैप्टर में, ठीक है, शरीरोपरमणीय अध्याय में लेक्चर 1 में भी मैंने ये समझाया था इस श्लोक को। आइए आज फिर से रिपीट करते हैं गर्भ की परिभाषा। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। आचार्य चरक के अनुसार है तो पुरुष शुक्र और स्त्री शोणित, इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और उसे क्या कहते हैं? गर्भ की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। देखिए ये नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा आप। ये कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इसी से सारा सब कुछ फंसना है, ठीक है। तो ये नोट्स को आप बनाते हुए चलिएगा। और ये श्लोक जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ये गर्भ की परिभाषा है और ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है आचार्य चरक के अनुसार। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुछ गते गर्भ संज्ञा भवति। शुक्र शोणितम यानी कि शुक्र शोणितम और जीव संयोग है, ठीक है। मीन्स कि पुरुष शुक्र यानी स्पर्मेटोजोआ और स्त्री शोणित, अभी आपको ऊपर बताया था, यानी कि ओवम, ठीक है। इनका स्त्री के गर्भाशय में, कहाँ पे? गर्भाशय में क्या होता है? संयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष का शुक्र और स्त्री का शोणित, ये कहाँ पे? गर्भाशय में क्या होता है? संयोग होता है, ठीक है, मिलता है। जब जीवात्मा प्रवेश करती, क्या होती? फिर पहले ये दोनों मिलेंगे, फिर क्या होगा? जीवात्मा प्रवेश करेगी, तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। तभी क्या होता है? मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसे क्या कहेंगे? गर्भ कहेंगे, यानी कि एम्ब्रियो कहेंगे। एम्ब्रियो की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? आयुर्वेद शास्त्र में के अनुसार संसार में उपलब्ध सभी वस्तुएं पंच भौतिक है। ये पहले ही बताया था हमने। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सभी वस्तुएं क्या है? पंच भौतिक है, 5 महाभूतों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसलिए मनुष्य के गर्भ की निर्मित भी क्या है? पंच भौतिक ही होती है। मनुष्य के गर्भ की निर्मित क्या होती है? पंच भौतिक होती है,
ठीक है। पंचमहाभूत मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर रिवाइज करा दूं। आइए देखते हैं पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है? आकाश। दूसरा क्या होता है? वायु। तीसरा अग्नि। चौथा जल महाभूत। पांचवा क्या होता है? पृथ्वी महाभूत। क्लियर? ये 5 महाभूत होते हैं, पंच महाभूत इन्हें कहा गया है। दूसरा श्लोक क्या है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। श्लोक दोनों इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक वाला भी इम्पॉर्टेंट है और आचार्य सुश्रुत वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो सुश्रुत के अनुसार क्या है? शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। एक बार मैं श्लोक और पढ़ूंगा, प्रोनाउंसिएशन आप देखते जाइएगा। शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। अर्थात शुक्र यानी स्पर्मेटोजोआ और शोणित यानी कि ओवम का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा और 8 प्रकृतियाँ, कौन कौन सी होती हैं 8 प्रकृतियाँ? अव्यक्त, महान, अहंकार और 5 तन्मात्राएँ होती हैं, ठीक है। और 16 विकार होते हैं। 16 विकार में क्या क्या आ जाएगा? एकादश इंद्रियां आएंगी, पंच महाभूत आएगा, इन सब का संयोग होता है, तब उसे क्या कहेंगे? गर्भ कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्या बोला है? शुक्र यानी कि मेल स्पर्म, शोणित यानी कि फीमेल ओवम, इन दोनों का क्या होता है? गर्भाशय में, यानी कहाँ पे? यूट्रस में। गर्भाशय में क्या होता है? संयोग होता है। फिर क्या होता है उसमें? आत्मा और 8 प्रकृतियाँ। 8 प्रकृतियाँ क्या क्या हो जाएंगी? अव्यक्त हो जाएगा 1, महान 2, अहंकार 3। फिर क्या है? 5 तन्मात्राएँ होती हैं। कौन क्या होती हैं? 5 तन्मात्राएँ होती हैं। फिर क्या है? 16 विकार होते हैं। क्या? षोडश विकार जिसे बोला जाता है उन्हें, ये 16 विकार होते हैं। कौन कौन से? एकादश इंद्रियां हो जाएंगी और पंच महाभूत हो जाएगा। क्लियर? इन सब का जब संयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? गर्भ कहेंगे। इन सब का संयोग होगा तो क्या कहेंगे? गर्भ कहेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, एकादश इंद्रियां, चलिए किसी अगले एक लेक्चर में मैं आपको एकादश इंद्रियां, 16 विकार और पंच तन्मात्रा, ये सब चीज़ें मैं एक लेक्चर में आपको समझा दूंगा सारा। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः। प्रोनाउंसिएशन देखते हुए चलिएगा। सा यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब आदिभिरंगैरुपेतः तदा शारीरम इति संज्ञा लभते। तच्च षडंगम शाखाश्च तस्त्रो मध्यमम पंचमम षष्ठम सिर इति। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। श्लोक तो बड़ा है बट याद तो करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ये नोट्स एकदम कंप्लीट नोट्स है, इसको आप कंप्लीट करते हुए चलिएगा। क्या है उसमें? चेतना का वास हो तो वायु क्या करती है? उसे विभाजित करती है। वायु क्या करती है? विभाजित करती है। तेज यानी कि पित्त, इसे क्या करता है? पचाता है। जल क्या करता है? क्लीनता पैदा करता है। पृथ्वी तत्व क्या करता है? सहनन होती और घनता उत्पन्न करती है। और आकाश क्या करता है? गर्भ कार्य होने से जब उसे हाथ पैर जीवा नाक कान नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तभी उसे शरीर कहा जाता है। आइए यहाँ तो पहले समझ लेते हैं। उसमें क्या होगी? चेतना यानी कि आत्मा। चेतना क्या होता है? आत्मा होती है, ठीक है। जब चेतना का वास हो तो क्या करती है? वायु क्या करती है? उसे विभाजित करती है। वायु काम करता है विभाजित करना होता है वायु काम। तेज का काम क्या है? तेज मतलब पित्त। पित्त क्या करता है? पचाता है। जल क्लीनता पैदा करता है, ठीक है। पृथ्वी तत्व क्या करता है? सहनन करती है और घनता उत्पन्न करती है, ठीक। और आकाश क्या करता है? आकाश क्या करता है? आकाशम विवर्धयति, आकाश विवर्धन करता है, ठीक है।
फिर क्या होगा उसे, जब उसे हस्त पाद जीवा नाक कान नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तभी उसे क्या कहा जाता है, शरीर कहा जाता है। तभी उसे क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार श्लोक में देख लीजिएगा। तम चेतना अवसितम वायुर विभजति, वायु क्या करती है, विभाजित करती है। तेज एना भजति, तेज क्या करता है, पचाता है। आप क्लेदयंती, आप क्या करती, क्लीनता पैदा करती। पृथ्वी सहनन का काम करती है, पृथ्वी सहनती। आकाशम विवर्धयति, विवर्धन का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। आइए आगे क्या है, यह शरीर षडंग होता है, यानी कि 6 अंग होते हैं इसके। ठीक, 6 भागों में बांटा गया है, शरीर को 6 भागों में बांटा गया। जैसे 4 शाखाओं में 5वां मध्य शरीर और 6ठा सिर होता है। इस प्रकार प्रथम इसे गर्भ और अंग प्रत्यंग निर्माण के बाद शरीर कहा जाता है। ठीक है, पहले इस षडंग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, 4 शाखाएं रहेंगी, 5वां क्या रहेगा, मध्य शरीर रहेगा, 6ठा क्या रहेगा, सिर रहेगा। ठीक, इस प्रकार प्रथम इसे क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे, और अंग प्रत्यंग निर्माण के बाद क्या कहेंगे, शरीर कह देंगे। जब अंग प्रत्यंग का पूरा निर्माण हो जाएगा तो इसे क्या कह देंगे, हम शरीर कह देंगे। ठीक है, आइए आधुनिकों के अनुसार देखते हैं। आधुनिक यानी कि मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी मीन्स की इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो का मीन्स क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग टू 8 वीक्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज एग जो होता है वो 8 वीक तक क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। फीटस क्या होता है, 8 वीक टू 8 मंथ। क्लियर, मतलब 8 वीक से लेके 8 मंथ तक क्या होता है, फीटस होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है एक का, तब से लेके 8 वीक तक क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। और जब 8 वीक से 8 मंथ तक का जो रहेगा एम्ब्रियो, उसे क्या कहेंगे, फीटस कहते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म याद करने हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। अब शरीर जो होता है वो 2 होता है, क्या, सूक्ष्म शरीर। शरीर के मुख्य रूप से क्या होते हैं, 2 विभाग किए गए हैं। कौन कौन से, एक सूक्ष्म शरीर का किया गया है और एक स्थूल शरीर किया गया है। तो महाभूतों को विशेष तथा तन्मात्राओं को विशेष अविशेष या सूक्ष्म कहा जाता है। महाभूतों क्या कहा जाता है, महाभूतों को विशेष कहा जाता है, तन्मात्राओं को अविशेष तथा तन्मात्राओं को अविशेष या सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, महान अहंकार एकादश इंद्रियां जो होती हैं तथा पंच तन्मात्राओं का जो समूह होता है उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मीन्स कि महान अहंकार एकादश इंद्रियां तथा पंच तन्मात्राएं जो होती हैं इनके समूह क्या कहते हैं, किसको, समूह को क्या कहेंगे, सूक्ष्म शरीर कहेंगे। क्या कहेंगे, सूक्ष्म शरीर कहेंगे। अब स्थूल शरीर देख लेते हैं क्या होता है। स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, स्थूल शरीर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में हम बहुत सी रचनाएं देख नहीं सकते हैं, उन्हें आगम अनुमान तथा तर्क से समझा जा सकता है। मतलब कि सूक्ष्म शरीर जो होता है उसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, स्थूल शरीर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम बहुत सी रचनाएं जो होती हैं जो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें किससे समझते हैं, आगम से समझते हैं, अनुमान से समझते हैं, तर्क से समझते हैं। क्लियर। अब आइए हमारा सेकंड टॉपिक क्या होता है, स्टार्ट करते हैं किसको, शुक्र को स्टार्ट करते हैं। शुक्र क्या कहते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, वीर कहते हैं। शुक्र को वीर भी कहते हैं। अब इसका सिनोनिम्स यानी कि पर्याय, पर्याय क्या होता है, वीर होता है और रेतस यानी कि सीमेन कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति क्या होती है, रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। यह शरीर की सप्तम धातु है। मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी एक लेक्चर बताया था धातु का। लेक्चर क्या था, सप्त धातु। मीन्स कि इसमें क्या होती हैं, 7 धातुएं होती हैं।
क्या होती हैं? 7 धातुएं होती हैं। ये वही 7 धातुएं दिया गया है और बताया गया है रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है, मांस से मेद की उत्पत्ति होती है, मेद से अस्थि की उत्पत्ति होती है और अस्थि से मज्जा की और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और शुक्र क्या है? सप्तम धातु है, लास्ट धातु ना। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड रस, थर्ड मांस, फोर्थ मेद, फिफ्थ अस्थि, सिक्स्थ मज्जा। ठीक है, और मज्जा से क्या हो गई? लास्ट धातु क्या होती है? इसे कहेंगे क्या? ये शुक्र धातु, यानी कि 7वीं धातु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वरूप। स्वरूप क्या है? शुक्रम सौम्यम। शुक्र क्या होता है? सौम्य होता है। शुक्र क्या होता है? सौम्य होता है। आचार्य सुश्रुत सात के अनुसार। अच्छा, जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है, स्वरूप लिखना होगा, क्लियर, पर्याय लिखना होगा, उत्पत्ति लिखना होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें, ये सारी हेडिंग डाल के लिखनी होंगी, इसलिए इसको याद करते चलिएगा। छोटे छोटे श्लोक है ना शुक्र सौम्य, इसको भी याद करना है। आगे देखते हैं। यह जल महाभूत से या आप धातु से बना हुआ माना जाता है, इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा था शुक्रम सौम्यम। अब सौम्य का मतलब क्या होता है उसे समझेंगे। ठीक है, यह क्या होता है? जल महाभूत से या आप धातु से बना होता है। आप क्या होता है? आप को भी क्या कहते हैं? जल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जल महाभूत से या आप धातु से बना हुआ माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सौम्य कहा जाता है। ये क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, संहिता ग्रंथों में शुक्र धातु का स्वरूप बताते हुए लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि जिस प्रकार ईख यानी गन्ने से रस दूध में घृत और तिल में तैल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहता है। मीन्स की संहिताओं में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ क्या? शुक्र धातु का स्वरूप बताते हुए क्या लिखा हुआ है? जिस प्रकार ईख, ईख मतलब क्या होता है? गन्ना, गन्ने से रस। ठीक है, जिस प्रकार ईख में क्या होता है? गन्ने का रस होता है, दूध में क्या निकलता है? घृत निकलता है, तिल में क्या निकलता है? तैल निकलता है। ये किस अवस्था में होता है? अव्यक्त अवस्था में होता है, यानी कि अव्यक्तावस्था में रहता है, यानी अव्यक्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार शुक्र भी क्या होता है? पुरुषों में व्याप्त रहता है। अव्यक्त मतलब क्या होता है? छुपा हुआ होता है। ठीक है, अव्यक्त मतलब क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो जिस प्रकार ईख यानी गन्ने में रस छुपा हुआ होता है, यानी कि निचोड़ने पर रस निकलता है, जिस प्रकार दूध में घृत छुपा होता है, दूध में घृत यानी कि दूध को मलाई इकट्ठा करके बनाने पर क्या निकलता है? घृत निकलता है। जिस प्रकार तिल को पेरने पर क्या निकलता है? तैल निकलता है। यानी कि वो सब क्या होते हैं? अव्यक्तावस्था में होते हैं। उसी प्रकार शुक्र भी क्या होता है? पुरुषों में अव्यक्तावस्था में होता है। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैथुन क्रिया में प्रहर्षो उत्पत्ति के कारण संपूर्ण शरीर से निचोड़ कर मूत्रेंद्री द्वारा शुक्र बाहर निकलता है। इस पॉइंट को समझेंगे। मैथुन क्रिया यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रहर्षोत्पत्ति, किससे? प्रहर्षोत्पत्ति से, यानी कि एक्साइटमेंट से के कारण संपूर्ण शरीर से निचोड़ कर या खींच कर, किससे? मूत्रेंद्री से, यानी कि पेनिस से शुक्र क्या निकलता है? बाहर निकलता है। जैसे गन्ने से रस निकलता है, दूध से घृत निकलता है, तिल से तैल निकलता है, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर से निचोड़कर मूत्रेंद्रीय मार्ग से शुक्र बाहर निकलता है। आया समझ में? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाल्यावस्था में भी शुक्र की उपस्थिति होती है, लेकिन अव्यक्तावस्था में रहता है, कौमार्य अवस्था में प्रकट होता है। क्लियर? बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यकाल, बच्चा जो होता है, उसमें भी शुक्र की उपस्थिति होती है, लेकिन उस समय क्या होता है? अव्यक्तावस्था में होता है। और जब बड़ा हो जाता है, कौमार्य अवस्था में आता है, तो ये क्या होता है? प्रकट हो जाता है। आइए शुक्र के लक्षण देख लेते हैं। भाई शुक्र है तो उसे कुछ लक्षण भी होंगे, तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, श्लोक को याद करना पड़ेगा। श्लोक को याद करेंगे। ठीक है, स्फटिक आभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रम इच्छन्ति केचित् तु तैल क्षौद्र निभम तथा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है?
स्फटिकाभम, स्फटिक के समान, द्रवम स्निग्धम, क्या होता है? स्निग्ध होता है। मधुरम मतलब क्या होता है? मधुर होता है। टेस्ट में क्या होता है? मधुर होता है। ठीक है। उसकी आभा कैसी होती है? स्फटिक के समान। किसके? स्फटिक की माला होती है ना, तो स्फटिक के समान होता है ये। क्या होता है? द्रव होता है। स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब क्या होता है? चिकना होता है स्निग्ध। मधुगंधी, उसकी गंध कैसी होती है? मधुगंधी मतलब क्या होता है? गंध। किसके जैसी? मधु के समान, यानी शहद के समान। ठीक। शुक्रम इच्छन्तु केचित्तु तैल क्षौद्रनिभम तथा। तो फिर क्या होगा? अब इसका वो देखते हैं अर्थ। स्फटिक के समान श्वेत वर्ण द्रव पतला स्निग्ध मधुर रस वाला तथा मधु के समान गंध वाला होता है। यह मत किसका है? आचार सुश्रुत का है। किसका है? आचार सुश्रुत का। यानी स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है। द्रव होता है यानी पतला होता है, स्निग्ध होता है, मधुर रस होता है और मधु के समान गंध वाला होता है। यह किसका मत है? आचार्य सुश्रुत का मत है। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ण यानी कि कलर। कलर इसका कैसा होता है? स्फटिक के समान श्वेत होता है यानी सफ़ेद होता है। स्पर्श कैसा होगा? इसको टच करेंगे तो कैसा लगेगा? द्रव होगा और स्निग्ध होगा। रस इसका कैसा है? यानी रस का मतलब क्या होता है? टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा, उसका स्वाद कैसा होगा? मधुर रस के समान होगा। गंध उसकी कैसी होगी? यानी स्मेल। स्मेल कैसी होगी? मधु के समान होगी। ध्यान दीजिएगा। वर्ण क्या है? स्फटिक के समान सफ़ेद है। स्पर्श कैसा है? द्रव स्निग्ध है। रस कैसा है? मधुर रस है। और गंध कैसी है? मधु के समान गंध है। ये चारों चीज़ें याद करनी है और एग्जाम में लिखना होगा आएगा तो। फिर क्या लिखा हुआ? श्लोक षट्पद पिपीलिकान मिष्टम अमिष्टम। आचार्य सुश्रुत सूत्र के अनुसार है। पिपीलिका मतलब क्या होता है? चींटी। पिपीलिका मतलब क्या होता है? चींटी। मीन्स कि शुक्र के भूमि पर गिरने से, यदि शुक्र भूमि पर गिरता है तो किसी कपड़े पर लगने से चींटियाँ उसकी तरफ क्या करती हैं? आकर्षित होती हैं। ठीक है। शुक्र जो होता है यदि वो भूमि पर गिरेगा तो क्या होगा? कपड़े पर लगने से क्या होगा? उसमें चींटियाँ उसकी तरफ क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। क्यों आकर्षित करेंगी? क्योंकि क्या होता है? मधु के समान होता है ना, मधुर होता है, मधुर टेस्ट होता है उसका। तो इसलिए चींटियाँ को क्या करती हैं? उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। क्लियर। अब शुक्र के लक्षण बताए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुक्र के दोष। कुछ दोष भी तो होंगे। क्या होंगे? श्लोक देखते हैं। श्लोक भी याद करना है। देखिए जो भी श्लोक में लिखा हूँ लगभग सब इम्पॉर्टेंट श्लोक लिखा हूँ और मैं इम्पॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ जो जो याद करने हैं। याद करते चलिएगा। वात पित्त श्लेष्म शोणित कुड़ब गंधि ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश रेतसः प्रजो उत्पादने प्रजा उत्पादने न समर्था भवन्ति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है ये। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वात पित्त श्लेष्म शोणित। ठीक है। वात होगा, पित्त होगा, श्लेष्म यानी कि कफ होगा, शोणित होगा, कुड़ब गंधी होगी। ठीक है। क्या होगी? कुड़ब गंधी। कुड़ब गंधी मतलब क्या होता है? सड़ी गंध होती है यानी गंध बहुत बेकार होती है। ग्रंथि पूति पूय। ठीक है। क्या होगा? गंध मतलब कुड़ब गंधी क्या होगा? मुर्दों की गंध वाला होगा। ठीक है। यानी जैसे मुर्दे होते हैं तो उनकी गंध वाला हो जाएगा। ठीक है। पूत क्या हो जाएगा? सड़ी गंध हो जाएगा एकदम। पूय क्या होगा? पूय मतलब क्या होता है? पूय मतलब होता है मवाद। पूय का मतलब क्या होता है? मवाद यानी कि पस। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। वात पित्त कफ रक्त मुर्दों की गंध वाला गांठ युक्त होता है। ग्रंथि यानी गांठ युक्त। सड़ी गंध वाला पूति पूय या युक्त यानी कि मवाद से निर्मित। प्रमाण में कम। ठीक है। क्षीण यानी कि प्रमाण में कम। मूत्र के समान गंध वाला, मल के समान दुर्गंध वाला, शुक्र संतति उत्पन्न करने में ना समर्थ हो, मतलब समर्थ नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। तो शुक्र के दोष हैं। क्या होंगे? वात पित्त श्लेष्म मतलब क्या होता है? कफ। शोणित आपको पता ही है, बताया था मैंने ऊपर शोणित क्या होता है? ओवम। ठीक है। फिर क्या है?
कुड़बगंधी यानी कि मुर्दों की गंध वाला। ग्रंथि मतलब क्या होता है, गांठ होता है। पूती क्या होगा, सड़ी गंध वाला होगा। पूय मतलब क्या होगा, पूय युक्त यानी कि मवाद से निर्मित। प्रमाण में कम होता है, क्षीण होता है। क्षीण मतलब क्या होता है, प्रमाण में कम होता है। मूत्र के समान गंध वाला होता है, मूत्र पुरी रेत सा। मल के समान दुर्गंध वाला होता है, ठीक है। और शुक्र संतति यानी प्रजा उत्पादने का मतलब क्या होता है, शुक्र संतति। न समर्था भवंती मतलब उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब शुक्र के दोष के कारण भी तो होंगे। अगर शुक्र दोष हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, शुक्र दोष का कारण क्या है। कोई तो कारण होगा जिससे शुक्र का दोष हो रहा है, शुक्र नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या, अत्यंत मैथुन। यदि आप अत्यंत मैथुन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शुक्र का दोष हो जाएगा। मादक पदार्थों का सेवन, अगर आप मादक पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शुक्र का दोष हो जाएगा। जननेंद्रिय संबंधियों रोग, जैसे एसटीडी रोग होता है ना, तो जननेंद्रिय संबंधी जितने भी रोग होंगे एसटीडी टाइप, वो सारे क्या होंगे, उपदंश, पूय में यानी गोनोरिया आदि, इन सब क्या होता है, शुक्र का दोष हो जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से शारीरिक धातुओं को दूषित करने में प्रमुख कारण त्रिदोष होता है। प्रमुख कारण क्या होता है, त्रिदोष होता है, ठीक है। देखिएगा शुक्र दोष का कारण क्या है, अत्यंत मैथुन, मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, जननेंद्रिय संबंधी यानी कि एसटीडी रोग जैसे उपदंश हो गया यानी सिफिलिस, पूय में हो जाएगा गोनोरिया आदि। आयुर्वेद की दृष्टि से शारीरिक धातुओं की दूषित करने में प्रमुख कारण क्या है, त्रिदोष है। त्रिदोष कौन कौन से होते हैं भाई, पहले बता चुका हूँ मैं पहले के लेक्चरों में। त्रिदोष क्या होता है, वात, क्या होता है दूसरा, पित्त, तीसरा क्या होता है, कफ। ये तीन दोष होते हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों दोष हैं। तीनों क्या हैं, ये दोष हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, त्रिदोष बोला गया है। अच्छा, शुक्र के लक्षण देख लिए, शुक्र का दोष भी देख लिए, शुक्र के दोष का कारण भी देख लिए। अब क्या देखेंगे हम, शुक्र के कार्य क्या हैं, ये कार्य क्या करता है। शुक्र शरीर में धीरता, वीर्योच्चति, प्रसन्नता, हल, प्रहर्ष, ठीक है, यानी बल, प्रहर्ष तथा गर्भोत्पत्ति प्रक्रिया में बीज का कार्य करता है। मतलब कि शुक्र जो होता है शरीर में धीरता लाता है, वीर की उत्पत्ति करता है, प्रसन्नता लाता है, बल कर बढ़ाता है, प्रहर्ष तथा गर्भ की उत्पत्ति प्रक्रिया में बीज का कारण कार्य करता है, ठीक है। गर्भ की उत्पत्ति के लिए मतलब गर्भ की उत्पत्ति सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, शुक्र का ही होता है। शुक्र नहीं होगा तो गर्भ कहाँ से होगा। शुक्र में उपस्थित पुरुष बीज स्पर्मेटोजोआ होता है, जो स्त्री बीज यानी ओवम के साथ मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करता है। क्लियर। शुक्र जो होता है वो उसे क्या कहेंगे, सीमेन कहते हैं। शुक्र की उपस्थिति में पुरुष बीज जो स्पर्मेटोजोआ होता है, जो स्त्री बीज यानी ओवम के साथ मिलकर क्या करता है, गर्भ की उत्पत्ति करता है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब देखते हैं एज पर मॉडर्न के अनुसार क्या है। स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1/300 इंच, मीन्स कि 0.5 mm। याद करते चलिएगा। पार्ट कौन कौन से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इसमें। पहला हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है और टेल यानी कि एंड पार्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हेड कहाँ पे है, ये हेड हो जाए, ये क्या है, हेड पार्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक कहाँ पे है, ये नेक वाला पार्ट हो गया। फिर बॉडी वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी। और फिर ये टेल आपको दिख रही है। तो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए, हेड, नेक, बॉडी, टेल। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, इसका पीएच कितना होता है, पीएच लेवल कितना है, 6 to 8 होता है, ठीक। कलर कैसा होता है, पहले बताया था ना, वाइटिश होता है, वाइट कलर का होता है, स्फटिक के समान होता है, ठीक है। तो वाइटिश येलो यानी कि स्फटिकवत होता है, स्फटिक के समान होता है। क्वांटिटी कितनी होती है, 2 से 4 ml। क्वांटिटी कितनी, 2 से 4 ml। काउंटिंग क्या होगा, 60 मिलियन to 150 मिलियन होता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू होती है ये।
इनफर्टिलिटी में क्या होगा, बिलो 20 मिलियन, अगर 20 मिलियन पर ml से कम है तो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी होगी। नॉर्मल सीमेन कितना होगा, 80% मोटाइल स्पर्मेटोजोवन होता है, ठीक है। मोटेलिटी कितनी होती है, 95 मिनट गुड होती, सॉरी 45 मिनट गुड मोटेलिटी होती, ठीक है। टिल 300 यानी लेस मोटेलिटी, टिल 300 लेस मोटेलिटी हो जाएगा, 3 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस मोटेलिटी हो जाएगा। क्लियर, एक बार और इसको देख लेते हैं। लेंथ कितनी होती है, 1/300 इंच होती है। पार्ट कितने, 4, कौन कौन से, हेड, नेक, बॉडी, टेल। फिर क्या है, pH लेवल कितना होता है इसका, 6 to 8 होता है। कलर किसका, वाइटिश होता है और येलोइश होता है। क्वांटिटी कितनी, 2 से 4 ml होती है। काउंटिंग 60 to 150 मिलियन होता है। नॉर्मल वैल्यू होती है, ये क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। इनफर्टिलिटी किस में होती है, बिलो 20 मिलियन हो जाएगा। नॉर्मल सीमेन 80% मोटाइल स्पर्मेटोजोन होता है। और मोटेलिटी कितनी होती है, 45 मिनट गुड मोटेलिटी होती है। लेस मोटेलिटी कितनी होती है, आफ्टर 3 आवर्स लेस मोटेलिटी हो जाएगा, ठीक। शुक्र उत्सर्ग यदि बार बार कम समय में होता रहे तो शुक्र द्रव की मात्रा और शुक्राणुओं की ठीक संख्या बने रहने में संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर शुक्र का उत्सर्ग बार बार हो रहा है, ठीक है, शुक्र का उत्सर्ग जो है वो यदि बार बार कम समय में होता रहे तो शुक्र क्या क्या हो जाएगा, मात्रा में कमी हो जाएगी और शुक्राणुओं का संख्या जो होती है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका बने रहना संभव नहीं है। तो शुक्र का उत्सर्ग बार बार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शुक्राणु यानी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु वो फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है उसमें कब तक, 72 आवर्स तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। शुक्र उत्सर्ग के 15 से 20 मिनट बाद शुक्र क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, यानी जम जाता है। शुक्र जो होता है क्या, कोगुलेट कर जाता है। शुक्र उत्सर्ग के 15 से 20 मिनट के बाद कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड क्या था, आर्तो। शुक्र तो पढ़ लिया, अब क्या है, आर्तो। अच्छा, शुक्र का डायग्राम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, ये मैंने बनाया भी है। ये हेड है, एक बार इसको रब करके बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये हो गया हेड, ये हो गया एक्रोसोम हो गया, ये सेंट्रियोल हो जाएगा, ये नेक रीजन है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है, इसे क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, एक्सोनिमी कहते हैं। ये क्या होता है, टेल होता है। और ये आपका बॉडी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे मिडिल पीस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल पीस भी कहते हैं। तो इस डायग्राम को जरूर याद कर लीजिएगा, ये शुक्र का डायग्राम है। नेक्स्ट क्या है, आर्तव, ठीक है। आर्तव क्या होता है, रज होता है। ये क्या होता है, फीमेल में, कहाँ होता है, फीमेल में होता है, क्लियर, ये फीमेल में होता है। अब इसका पर्याय क्या होता है, सिनोनिम्स, रज, आर्तोसोडित या रजम होता है, याद करना होगा इसको, रज, आर्तोसोडित या रजम। उत्पत्ति, स्त्री के शरीर में रस धातु से ही रज नामक उपधातु उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होती है, जो कि रक्त वर्ण की होती है, क्लियर। अब उत्पत्ति कैसे होती है इसकी, पहले पर्याय देखते हैं। पर्याय क्या है, रज है, आर्तोसोडित है और रजम है। उत्पत्ति कैसे होती है, स्त्री के शरीर में रस धातु से, किससे, रस धातु से ही रज नामक उपधातु की उत्पन्न होती है, जो कि क्या होती है, रक्त वर्ण की होती है। किस वर्ण की होती है, रक्त वर्ण, यानी कि उसका कलर क्या होता है, रक्त वर्ण होता है। क्या होता है, कलर, किस कलर का होता है, रक्त वर्ण का होता है, ठीक है, रक्त के समान होता है। फिर क्या है, परंतु रस धातु से अलग होती है, रक्त धातु से अलग, सॉरी, रक्त धातु से अलग होती है। रस धातु से उत्पन्न होने से इसे क्या कहेंगे, रसज कहेंगे, क्लियर। किससे उत्पन्न, रस धातु से उत्पन्न होने के कारण इसे क्या कहते हैं, रसज कहते हैं। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको याद करते चलना है। रस धातु से रसज होते हैं, ठीक। श्लोक क्या है, ऋतो भवम तदार्तवम, ऋतो भवम तद आर्तवम, अर्थात स्त्री शरीर में प्रत्येक माह में ऋतु काल में उत्पन्न होता है, अतः यह आर्तव कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब स्त्री शरीर में क्या होता है, हर माह, प्रत्येक माह बोला ना, हर एक महीने में क्या होता है, ऋतु काल होता है,
ठीक है। तो ऋतुकाल में या उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्तव कहते हैं। ठीक है। इसका स्वरूप कैसा होता है, आर्तवम आग्नेयम, किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के। क्या होता है ये, इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि शुक्र में क्या था, शुक्रम सौम्यम था, शुक्र क्या था, सौम्य था, लेकिन आर्तव क्या है, आग्नेयम है। मीन्स कि आग्नेय होता है, आर्तव आग्नेय होता है, अर्थात अग्नि महाभूत का प्रधान होता है। शुक्र क्या था, आप महाभूत प्रधान था, यानी जल महाभूत प्रधान था। और आर्तव क्या है, आर्तव आपका आग्नेय है। किस, कौन सा महाभूत प्रधान है, अग्नि महाभूत प्रधान है ये, ध्यान रखिएगा, अग्नि महाभूत प्रधान होता है। ऐसे याद कर लीजिए ना, आर्तव का फर्स्ट लेटर क्या है, आ, और आग्नेय का भी फर्स्ट लेटर क्या है, आ। ठीक है, तो आ मिलकर क्या बनेंगे, आग्नेय, आर्तव आग्नेय, आ से आर्तव, आ से आग्नेय, तो आर्तव आग्नेय हो जाएगा। ठीक। आर्तव शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, कौन कौन से, आर्तव शोणित और शोणित। अब आर्तव शोणित क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो ब्लड निकलता है उसे क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लड, वही क्या है, आर्तव शोणित है। शोणित क्या होता है, ओवम होता है। शोणित जिसे क्या क्या किसे कहेंगे, ओवम को कहेंगे। अब आर्तव शोणित यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड वह रक्त है जो स्त्री के योनि मार्ग में प्रतिमास स्रावित होता है। यह रक्त उस समय निकलता है जब स्त्री यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंच जाती है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। तथा लगभग 50 वर्ष की आयु तक यह स्राव चलता रहता है, तत्पश्चात रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज की उपस्थिति आ जाती है, अवस्था आ जाती है। ठीक है। तो आर्तोशोणित क्या होता है, आर्तोशोणित यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होता है, वह रक्त, क्या, वह रक्त जो स्त्री के योनि मार्ग से, कहाँ से, योनि मार्ग से, प्रतिमास क्या होता है, स्रावित होता है, श्रावण क्रिया होती है, स्रावित होता है। यह रक्त उस समय निकलता है जब स्त्री कब होती है, यौवना आरंभ होती है, यानी कि यौवन के आरंभ में होती है, प्यूबर्टी टाइम पे होती है, इस अवस्था में पहुंच जाती है। इसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन, क्या कहेंगे, रजोदर्शन, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, लगभग कितने वर्ष, 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष की आयु तक यह स्राव क्या होता है, चलता रहता है। तत्पश्चात यानी इसके बाद क्या होता है, रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है, यानी मेनोपॉज की अवस्था आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, रज का जो स्राव हो रहा था वो क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऋतुकाल। ऋतुकाल का होता है, क्या होता है, ऋतुकाल आर्तव बंद होने के उपरांत 12 दिन का माना जाता है। ऋतुकाल क्या होता है, जब आर्तव काल बंद हो जाता है तो उसके कब तक, 12 दिन तक माना जाता है। ठीक है। रजोनिवृत्ति काल क्या होता है, 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति काल क्या होता है, 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु, यानी कि 12 से 50 वर्ष के बीच में क्या होता है इनका, फीमेल में क्या होता है, रजोनिवृत्ति काल होता है, यानी कि इस समय क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। ठीक है। हर मास में आता है ये। अब मासिक धर्म क्या होता है देखते हैं, मासिक धर्म क्या होता है, दो धमनियों के द्वारा महीने भर में इकट्ठा हुआ कुछ कृष्ण वर्ण का विगंध आर्तों को वायु उचित समय पर योनि मुख की ओर ले जाती है। ठीक है। मीन्स कि दो धमनियाँ, मासिक धर्म क्या होता है, दो धमनियों के द्वारा यूट्राइन आर्टरीज से, ठीक है, महीने भर में, हर महीने में, मतलब एक महीने में इकट्ठा हुआ कुछ कृष्ण वर्ण का, किस वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, और विगंध जिसकी गंध बुरी होती है, आर्तों को वायु उचित समय पर, वायु जो होती है उचित समय पर योनि मुख पर, योनि के मुख की ओर ले जाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त वायु क्या करती है, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों को भी पैदा करती है। वायु काम क्या है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को भी ये क्या करती है, पैदा करती है। ठीक है। फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, शुक्र आर्तव के लक्षण। अब हमने अभी पहले पढ़ा था शुक्र के बारे में, पढ़ा था, शुक्र का पर्याय पढ़ लिया था, तो और क्या पढ़ा था, सॉरी शुक्र बोल रहा हूँ, आर्तव। अभी हमने आर्तव का पर्याय पढ़ा था, आर्तव की डेफिनेशन पढ़ी थी, और आर्तव का हमने क्या पढ़ा था, ऋतुकाल और रजोनिवृत्ति काल पढ़ा था, मासिक धर्म पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, शुद्ध आर्तव के
लक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुद्धार्थों के लक्षण क्या होते हैं। श्लोक फॉर्म में है। सशास्त्रक प्रतिमं यत्तु यद्वा लाच्छा रसो पमम् तद आर्तवं प्रशंसन्ति यद्वाशो न विरंजेत। आचार्य शुश्रूषात के अनुसार इस श्लोक को हमें याद करना होगा। ठीक है, इसी तरह शुक्र का एक श्लोक था, ये आर्तों का श्लोक है, तो हमें याद करना होगा। मीन्स कि खरगोश के रक्त के समान या लाच्छा रस जैसा दिखने वाला। क्या बोला है? खरगोश के रक्त के समान। ध्यान रखिएगा, खरगोश के रक्त के समान या लाच्छा रस के समान दिखने वाला, जिसको धोने पर कपड़े पर धब्बा यानी स्पॉट ना रहे। अगर उसको धोया जाए तो कपड़े को धोया जाए तो कपड़े में क्या रहे? स्पॉट ना रहे। वही आर्तव अच्छा और शुद्ध, प्राकृत और प्रशंसनीय माना जाता है। वही आर्तव क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है और अच्छा माना जाता है और प्राकृत माना जाता है और प्रशंसनीय माना जाता है। 4 चीज़ें हैं, अच्छा, शुद्ध, प्राकृत और प्रशंसनीय माना जाता है। ठीक है। अब इसका कलर कैसा होता है? शशक रक्त लाच्छा रस के समान, मतलब कि खरगोश के रक्त के समान और लाच्छा रस के समान होता है इसका रंग यानी कलर। एग्जामिनेशन क्या होता है? परीक्षा में धोने पर स्पॉट साफ हो जाता है। यदि कहीं लग जाता है कपड़े में, मान लीजिए लग जाता है आर्तों, तो यदि उसे धो दिया जाए तो धोने पर क्या होता है? स्पॉट उसका साफ हो जाता है। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? यदि ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आर्तव और शुक्र दोनों खत्म हो गया और गर्भ की व्याख्या भी खत्म हो गई। यानी कि 2 टॉपिक ये हमने फिनिश कर दिए हैं और आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।